हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माइक्रो स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल के टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना आगे का टॉपिक क्या है। मैं ये बताना भूल गया था कि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है कि सर प्रस्तावना पे एक अलग से टॉपिक बना दीजिए और अच्छे से याद करवा दीजिए। तो संडे के दिन आप लोगों का ये रिक्वेस्ट मैं पूरा कर दूंगा और एक शॉर्ट टॉपिक बनाऊंगा प्रस्तावना के लिए और एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तावना याद करवा दूंगा जो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक आगे। कल क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग कल बहुमत का प्रकार पढ़ लिए थे। एक टॉपिक है इसमें प्रस्तावना की आलोचना और प्रस्तावना का महत्व आज देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना की आलोचना आज बेसिकली हम लोग ज़्यादा समझने पर फोकस करेंगे। ठीक है, ये क्या है और लिखेंगे भी जहाँ ज़रूरत होगा, लेकिन ज़्यादा फोकस रखेंगे समझने पे। आप लोगों को पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से लिख लीजिएगा या प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं प्रस्तावना की आलोचना। तो समझेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। ये आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, जिसके कारण आलोचकों ने इसे बिना दांत का बाघ यानी दंत विहीन व्याघ्र कहा। ठीक है, दंत विहीन व्याघ्र कहा। अप्रवर्तनीय का अर्थ होता है प्रस्तावना केवल एक निर्देश के रूप में है, यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए प्रस्तावना जो संविधान का हम लोग पढ़े थे, संविधान की प्रस्तावना, हम भारत का लोग, ठीक है, हम भारत के लोग रेसिडेंस, तो ये सरकार के लिए एक निर्देश के रूप में है, बाध्यकारी नहीं है। इसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, क्या नहीं करवाया जा सकता? न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो इसे मदन गोपाल केस 1957 में न्यायालय ने प्रस्तावना को अप्रवर्तनीय कहा। ठीक है, मदन गोपाल केस 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा? अप्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय कहा। अब अप्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय क्या होता है? पहले समझ लेते हैं कि अप्रवर्तनीय क्या है। प्रवर्तनीय यानी वाद योग्य। ठीक है, वाद योग्य या न्याय योग्य। ठीक है, इनफोर्सिएबल। मतलब उस प्रवर्तनीय वाद योग न्याय योग क्या मतलब? न्यायालय में इसकी चर्चा की जाए,
वो प्रवर्तनीय है। मतलब बहस के तौर पर जिसको कहते हैं वो वाद योग्य या न्याय योग्य, वो प्रवर्तनीय है। लेकिन मदन गोपाल केस 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है वो अप्रवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्णता नहीं पाई जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं पाई जाती है? संपूर्णता। संपूर्णता नहीं पाई जाती। ये आलोचकों के अनुसार कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्णता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें वर्णित समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का कोई स्पष्ट मतलब उत्तर नहीं है, स्पष्टता नहीं है। जैसे समाजवाद, समाजवादी या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, इन जैसे शब्दों का अस्पष्टता नहीं है। क्या नहीं है? अस्पष्टता नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। मौलिकता का अभाव। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। तो ये तो हो गया आलोचकों का मत हो गया। अब हम प्रस्तावना का महत्व समझेंगे। प्रस्तावना का महत्व देखते हैं क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्यों है प्रस्तावना का। ठीक है, अब देखेंगे प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, तो बहुत सारे विचार हैं प्रस्तावना के महत्व में। इन्हें के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। जैसे देखिए, एक हमारे मेंबर थे संविधान सभा के मुंशी। इनके अनुसार प्रस्तावना क्या है? संविधान की जन्मपत्री है। क्या है? के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। ठीक है, तो यह आगे देखते हैं। इसमें ये तो हो गया के मुंशी जी। जन्मपत्री का मतलब क्या होता है? जन्मपत्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हम जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसका जन्मपत्री बनता है। तो उसमें पहले ही लिख दिया जाता है कि इसके आधार पर ये बच्चे में गतिविधियां होंगी। ठीक है, तो ये के मुंशी जी ने कहा था कि प्रस्तावना जो है क्या है? संविधान की जन्मपत्री है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर। ठीक है, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती, फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। क्या है? ये गजेंद्र गढ़कर जी हैं। गजेंद्र गढ़कर, ठीक है, गजेंद्र गढ़कर के अनुसार प्रस्तावना शासन करने की शक्ति नहीं है,
ठीक है। किंतु प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है। क्या है? मस्तिष्क की कुंजी। ठीक है। तब यहाँ पे ये गजेंद्र गढ़कर के अनुसार संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अराइज होता है। एक मेंस का क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। ठीक है। व्याख्या करें या चर्चा करें। लिख लीजिए। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं क्या है। ठाकुरदास भार्गव केस। ठीक है। अभी एक आता है, ठाकुरदास भार्गव केस के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है। एक किसके अनुसार है? ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन उठता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, और पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है, एसएससी वगैरह और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, ठाकुरदास भार्गव, यहाँ पे क्वेश्चन है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ठीक है। कौन है भाई? देखिए, नंबर 1 प्रस्तावना। ठीक है। ये ऐसा 4 करके ऑप्शन दे देगा। आर्टिकल 32 मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, और डी कुछ भी मान लीजिए, नागरिकता मान लीजिए। ठीक है। तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये गौर से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा इनमें से क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, आर्टिकल 32 को मार देते हैं। जब भी संविधान की आत्मा पूछे तो हम हमेशा प्रस्तावना को लेकर के चलेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है संविधान की आत्मा। आगे भी पढ़ेंगे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको माना जाता है? आर्टिकल 32 को। ठीक है। अगर संविधान की आत्मा केवल पूछे तब मारेंगे हम प्रस्तावना को। ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मतलब मैक्सिमम लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है।
अच्छे अच्छों से जा करके ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप गलती ना करें, बार बार पढ़ें, क्वेश्चन को दिमाग में रखें। संविधान की आत्मा जब भी पूछे प्रस्तावना को टिक करके आए, 100% सही है। जब भी पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, तो आप आर्टिकल 32 को मार के आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जो है प्रस्तावना 1960, एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे देखिए 1960 बेरूबाड़ी केस, बेरूबाड़ी केस, ठीक है। 1960 में बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नो कहा, ठीक है, कि प्रस्तावना जो है अप्रवर्तनीय है, ठीक है। लेकिन फिर 1973 का दौर आता है, केशवानंद भारती केस। आप सभी को मालूम होगा हाल ही में केशवानंद भारती जी का निधन हुआ है। केशवानंद भारती केस, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यस कहा, मतलब प्रस्तावना प्रवर्तनीय है। अब देखिए कितना बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय स्वयं ही बदल दिया यहाँ पे केशवानंद भारती केस में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो अपना निर्णय स्वयं बदल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। केशवानंद भारती केस में, और यहाँ से ही आता है हमको मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। जब मूल ढांचे का सिद्धांत आया तो इसमें कहा गया कि कोई भी FR फंडामेंटल राइट्स जो मूल ढांचे के अंतर्गत है उसमें संशोधन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संशोधन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी राइट्स या कोई भी आर्टिकल जो भी है वो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा, ठीक है। वो मूल ढांचा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अभी क्या है प्रस्तावना, ठीक है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है प्रस्तावना की? प्रस्तावना जो है अभी वर्तमान स्थिति यह है प्रस्तावना की, ये प्रस्तावना संविधान का अंग है। लिखते चलिएगा, संविधान का अंग है, ठीक है। अभी जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। अभी क्या है प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, याद रखिएगा ये, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना अगर प्रस्तावना मूल ढांचा पाया जाता है, प्रस्तावना में मूल ढांचा पाया जाता है तो संशोधन नहीं होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में ये स्थिति है प्रस्तावना की, ठीक है। प्रस्तावना का ये जो है संविधान का अंग है अभी, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
इस पर प्रस्तावना का जो है तो न्यायालय का मत सही है, क्योंकि प्रस्तावना को अगर संशोधनीय न माना जाएगा तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, प्रस्तावना अगर संशोधनीय नहीं होगा, संशोधनीय नहीं होगा तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सॉरी, समाप्त हो जाएगी। लंबे समय के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जब स्वयं प्रस्तावना और संविधान, ठीक है, लंबे समय के बाद जब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जब स्वयं प्रस्तावना और संविधान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस विरोधाभास से बचने के लिए प्रस्तावना का संशोधनीय होना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर प्रस्तावना संशोधनीय नहीं होगा तो यही फिर आगे चल के दिक्कत होगा कि हम प्रस्तावना को माने, संविधान को माने। ठीक है, तो ये आगे चल के लंबे समय के बाद क्या होगा कि वो दोनों स्वयं में विरोधाभास हो जाएंगे। इसलिए प्रस्तावना का संशोधनीय होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा प्रस्तावना का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, और प्रस्तावना का आप लोगों का मैं एक जो आया है कमेंट्स कुछ बच्चों का, तो उसके लिए स्पेशल क्लास संडे को मैं लूँगा। ठीक है, अभी नया टॉपिक शुरू करते हैं जो सभी को पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि ये लगभग भारत के सभी नागरिक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आप लोगों को मालूम तो इतना चल ही गया होगा क्या शुरू करने वाले हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है। ठीक है, लिया कहाँ से? ठीक है, मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, कौन से भाग में आता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तभी देखते हैं। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, भाग 3 में आता है। ठीक है, भाग 3 में आता है और आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के कौन से विकास, भौतिक और नैतिक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार वे अधिकार है
जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है, और जिन्हें संविधान में विशेष अधिकार प्रदान किया गया, सब विशेष अधिकार प्राप्त है या प्रदान किया गया संविधान द्वारा, ठीक है, संविधान द्वारा इसे विशेष अधिकार प्राप्त है। संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को भौतिक और नैतिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी व्यक्ति को भौतिक और नैतिक अधिकार प्राप्त है और संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है उसको, ठीक है, संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं। भारत में अधिकार देखेंगे, ठीक है, भारत में अधिकार, ठीक है, भारत में कौन कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक है, ठीक है, कानूनी या संविधिक है और मानवाधिकार, ठीक है। तो देखते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, संवैधानिक अधिकार, ठीक है, कानूनी या संविधिक या विधिक, जो भी कहें, और मानवाधिकार, मानव का अधिकार, मानवाधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार आप लोगों को बता ही दिए, यूएसए से लिया गया है, भाग 3 में पाया जाता है, ठीक है, और आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। अब देखेंगे हम मूलतः कि संवैधानिक अधिकार क्या है। संवैधानिक अधिकार जैसे संविधान में भाग 3 से बाहर जो अधिकार पाए गए, संविधान के भाग 3 से बाहर का अधिकार, ठीक है, और संविधान से बाहर, भाग 3 से बाहर का अधिकार कौन कौन सा है, तो आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार, ठीक है, और आर्टिकल 301 अंतर्राज्य से संबंधित है, ठीक है। और देखेंगे कानूनी या संविधिक किसको कहते हैं, तो संसद या विधायिका की देन है या कानून की देन। ये जो है संसद का कानून या आप लोगों को संविधिक बताए ही थे, विधायिका की देन, ठीक से याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर, विधायिका की देन है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा है ना, संविधिक बताए थे, संविधिक और कार्यकारी स्टैट्यूटरी बॉडी, वही संसद या विधायिका की देन है। अब मानवाधिकार क्या है, आगे लिखते हैं उसको और समझते हैं, ठीक है।
अभी देखेंगे मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार किसको कहते हैं? ठीक है, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। ठीक है, मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। ठीक है, और ये अधिकार मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये मानव अधिकार जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, अधिकार। ठीक है, व्यक्ति इनका दावा करता है भले ही राज्य इन्हें दे या न दे। व्यक्ति इसका दावा करता है राज्यों पे, भले राज्य इसको दे या न दे। अभी देखें जैसे नॉर्थ कोरिया तानाशाह है, वहाँ मानव अधिकार का तो कोई महत्व ही नहीं है। पाकिस्तान बम फोड़ देगा साला कहीं भी, उन लोगों को तो पता ही नहीं है मानव अधिकार क्या होता है। झूठों का चिल्लाएगा सब मानव अधिकार मानव अधिकार। भाई खुद जाके देखो पहले मानव अधिकार को, जाके बताइए छोटा छोटा बच्चा के स्कूल में बम फोड़ देता है, क्या फायदा? मानव अधिकार का बात करता है। ठीक है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है सभी को। ठीक है, अब देखेंगे मानव अधिकार मानव होने के नाते प्राप्त तो है, लिखिएगा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। ठीक है, मानवाधिकार मानव होने के नाते प्राप्त तो है, किंतु संवैधानिक तथा मौलिक अधिकार मानव होने के नाते नहीं बल्कि नागरिक होने के नाते प्राप्त है। जैसे मान लीजिए मानव अधिकार सभी को प्राप्त है, जितने भी इस धरती पर मनुष्य हैं उनको मानवाधिकार प्राप्त है। ठीक है, लेकिन ये अधिकार जैसे मानवाधिकार सभी को प्राप्त है, लेकिन मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार, ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। मतलब नागरिकों को प्राप्त है। जैसे ऐसा समझते हैं, जैसे इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे हमारे देश के हों या किसी और देश के बाहर के लोग हों, उन सभी को मानवाधिकार प्राप्त है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार जो हमारे देश के लोग हैं, भारत के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को प्राप्त है। समझे? संवैधानिक अधिकार जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, मतदान का अधिकार। ठीक है, मतदान का अधिकार ये किसको प्राप्त है? केवल भारत के नागरिक को, भारतीय नागरिक को मतदान का। देखिए जैसे हम अपने देश में संविधान बनाए, उसके अनुसार किसको अधिकार देना है नहीं देना है, ये हमारे देश का संविधान बताता है। ठीक है, तो हमारे ऊपर भी, हमें भी मानवाधिकार प्राप्त है, आपको भी प्राप्त है। हमें और आपको संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार भी प्राप्त है, किंतु किसी बाहरी व्यक्ति को ये संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, कुछ को छोड़कर। ठीक है, जो हम आगे बताएंगे, अभी देखते हैं फिलहाल क्यों नहीं प्राप्त है, वो भी देखते हैं आगे।
यह समझे हम। आगे देखते हैं, जैसे भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष संरक्षण देता है जो अन्य अधिकारों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं कौन कौन सा अधिकार है। मौलिक अधिकार, जैसे देखिए पहला नंबर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? मान लीजिए हम लोगों का मौलिक अधिकार, आपका मौलिक अधिकार हनन हो गया, ठीक है, तो मौलिक अधिकार का हनन, ठीक है, जब मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थिति और विशेष प्रक्रिया में ही किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थिति और विशेष प्रक्रिया में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम आंतरिक विद्रोह हो गया, ठीक है, या युद्ध या बाह्य आक्रमण, तो अगर ऐसी हालात बन जाती हैं तो सरकार विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का भी निलंबन कर सकती है। उसको भी देखेंगे हम आगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही होगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा। तो आप लोग देखते रहिए, और समय का अभाव जैसा कि आप सभी को मालूम है, देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।